गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ जाइए सभी लोग लाइव। सभी को गुड मॉर्निंग। सारे लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए। सारे बच्चे लाइव जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है बता सकते हैं क्या? सारे बच्चे लाइव नहीं जुड़ रहे हैं। अदर आप लोग की क्लास इसी टाइमिंग हो जा रही है या कुछ और वजह है? आप लोग कमेंट में बताइए तो किस वजह से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम में क्लास। चलिए आ गए सभी लोग, लाइक कर दीजिए वीडियो को। हाँ चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हम इस लेवल को उठाए हैं कि पैरामेडिकल में अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए जीके से तो यहाँ से आप लोग को छूटेगा नहीं एक भी क्वेश्चन। क्या एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? भारत में सती प्रथा क्या था ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जब उसका यानी कि हस्बैंड डेड कर जाता था तो उनके साथ ही उनको भी जला दिया जाता था। इन्हीं को सती प्रथा बोलते थे। ठीक है, तो इनका जो है अंत कब हुआ? तो इनका जो है अंत 1829 ईस्वी में हुआ, या इसको बंद किया गया। और इसको बंद किया गया 1829 में। तो किसके द्वारा बंद किया गया? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ था। तो इस समय जो है किसका राज होगा? अंग्रेज का राज होगा। ठीक है, तो ये अंग्रेज के द्वारा ही इस प्रकार का कानून बनाया गया। लेकिन अंग्रेज को इससे क्या मतलब था? अंग्रेज क्यों बंद करता? अंग्रेज को तो और बढ़िया था कि भले जल्दी जल्दी मारो, हमारा शासन कायम रहेगा। ज़्यादा आदमी बढ़ेगा तो ज़्यादा विरोध बढ़ेगा और शासन जो है बहुत कम दिन के लिए रहेगा। तो उस समय जो है राजा राम मोहन राय जो थे, जिन्होंने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था, उन्होंने इस आंदोलन के लिए लोगों को जागरूक किया और आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरी तरह से आंदोलन को उठाया, जिसके कारण जो है अंग्रेज विवश होकर के सती प्रथा को रोकने के लिए सन 1829 ईस्वी में कानून बनाया, जिसके तहत जो है सती प्रथा को रोका गया। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? संविधान सभा का गठन जो था वो हर एक क्षेत्र से एक एक व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर से एक व्यक्ति को चुना गया था। ठीक है, तो वो संविधान सभा में बैठे थे उतना लोग, जो प्रत्येक 10 लाख की आबादी में से जो एक नेता चुना गया था, वो सभी उन सभी को मिलाकर के एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके द्वारा संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माण होना था। तो यह जो है अंग्रेज चाहते थे कि हम अपना हिसाब से भारत का संविधान बना देंगे, उसी पर चलेगा। जो भारत के नेता थे वो चाहते थे कि हमारे अनुरूप होगा, हमारा देश है, हमारे अनुरूप संविधान होना चाहिए, हमारे जनता के अनुरूप होना चाहिए। तो इसके लिए जो है मोतीलाल नेहरू जी हैं, मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, उन्होंने डायरेक्ट फेस टू फेस अंग्रेज को बोला कि भारतीय संविधान जो निर्माण कीजिएगा उसके लिए जो है संविधान सभा का गठन कीजिए, जिसके तहत तमाम भारतीय नेता, ठीक है, वो सभी उनमें रहेंगे। तो सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार से इन्होंने ही, मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था संविधान सभा का। और औपचारिक रूप से अगर बोले, औपचारिक रूप किसे बोलते हैं? आप बोल देते होंगे मम्मी को कि मम्मी मेरे को फ़ोन लेना है। क्या आप पापा से डायरेक्ट बोलते हैं मेरे को पैसा दीजिए फ़ोन लेना है? आप मम्मी को बोलते होंगे, मम्मी फादर को बोलेंगे, यानी कि आपके पिताजी को बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? एक औपचारिक तरीका से हो गया, आप डायरेक्ट नहीं बोले। लेकिन मोतीलाल नेहरू जी जो है ये डायरेक्ट बोले थे। संविधान का जो निर्माण होगा वो संविधान सभा के तहत होगा। ठीक है, तो औपचारिक रूप से अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा M.N. राय। चलिए आगे भी क्वेश्चन हो सकता है, मिल सकती है, आगे देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगी ज़्यादा। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अभी हमने बताया कि संविधान सभा का विचार जो है, यही संविधान सभा का औपचारिक रूप से, यानी कि डायरेक्ट अंग्रेज से नहीं बोल पाते थे ये लोग। ठीक है, ये औपचारिक रूप से अपना जितना भी नेता थे, भारतीय नेता थे, उनके समक्ष ये बात रखते थे कि जो है भारतीय संविधान के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए, एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जिसके अनुसार जो है भारत के सभी नेतागण और सभी कस्बे से लोग रहेंगे। तो ये कौन कहे थे? M.N. राय। आपके सी नंबर ऑप्शन जो है ये।
और ये नंबर आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है एसएससी में 3 बार पूछा जा चुका है। उसके बाद जो है इधर रेलवे में भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कुछ लोग जो है बहुत अच्छा आंसर किए हैं, लगभग क्वेश्चन उनका सही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। आप लोग को पता है हमारी जो संविधान बनी है उसमें बहुत सारे चीज़ जो है विदेश से लिया गया है। विदेश यानी कि विदेश के संविधान में, अदर देश के संविधान में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थे उनको जो है भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इंग्लैंड से जो है संसदीय प्रणाली लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड में ऐसे ही संसदीय प्रणाली चलती है, तो वहाँ से ये व्यवस्था जो है हमारे संविधान में ऐड किया गया है। और संघीय प्रणाली जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये संघीय प्रणाली जो है कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, कनाडा से। उसके बाद जो है मूल अधिकार, मूल अधिकार को कहीं कहीं पे मौलिक अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार भी बोला जाता है। तो मूल अधिकार जो है या मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसए से। उसके बाद जो डी नंबर ऑप्शन जो है ये आप लोग के लिए HW छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा और इन सभी का भी खोज कीजिएगा, हो सकता है हम मिसिंग कुछ बोल दिए हों, तो आप लोग ज़रूर आंसर में बताइए कि सर आपने ये मिस किया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगर आप अनुच्छेद वाला देखे होंगे, अनुच्छेद का हम शायद पेड ग्रुप में जो है इनका दिए हुए थे, अनुसूचियाँ और अनुच्छेद का भी दिए हुए हैं शायद। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आगे बढ़े। हाँ, कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है आप लोग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। नौगम्य मतलब जो लंबी चौड़ी हो जाती है, चौड़ी जो इसके हो जाती है, जो मतलब एक सीमा होती है ना कि इसकी इतनी चौड़ाई हो, लेकिन इसकी चौड़ाई सीमित नहीं रहती हो। तो ऐसा कौन सा 2 नदी है, चलिए जल्दी से कमेंट में बताते चलिए आप लोग, बताइए बताइए। हाँ हाँ सही सही है, बहुत लोग का सही है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यही दोनों नदियाँ नौगम्य नदियाँ हैं और यही दोनों नदियाँ जो है वो डेल्टा का भी निर्माण करती है। कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है, चलिए आगे क्वेश्चन में हम बताएंगे, आगे ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियाँ में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। सबसे लंबा सेतु जो है इन चारों में से कौन सी नदी पर है, सोन नदी पे है या नर्मदा पे है या महानदी या गंगा पे, आप लोग को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। बिल्कुल सही, आप लोग जो आंसर कर रहे हैं सही है। 8 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो कहाँ पर निर्मित है, कीजिए आप लोग आंसर कीजिए। वो जो है स्वर्ण रेखा नदी पर जो है निर्मित है और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो 9 का आंसर हो गया ए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिए। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है, चलिए आप लोग का आंसर देखते हैं, कीजिए तो फटाफट। हाँ हाँ हाँ, डी नंबर जिसका भी है सही है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। चलिए हाँ सही है, बहुत लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेड ग्रुप में, पेड ग्रुप वाले जितना भी हैं वो टेंशन मत लीजिए, उसको PDF मिल जाएगी, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में जो है कुल 89 तारामंडल हैं। तो 11 का आंसर हो गया सी।
चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसाबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? मनसाबदारी प्रणाली जो है ये किसने आरंभ किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए तो। हाँ, अकबर ही होगा। 12 का आंसर हो गया आपका बी, अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? मुगल काल में जो भाषा चलती थी उनके राज्य में, वो कौन सी भाषा थी, बताइए आप लोग। हाँ, फारसी भाषा जो है उनके राजकाल में, यानी कि मुगल के राजकाल में चलती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर नमक सत्याग्रह का जो है ईस्वी आपसे पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर डेट और महीना पूछा जाता तो क्या होता, ये आप लोग बता दीजिए तो। देखिए ईस्वी तो हो जाएगा 1930 ईस्वी, लेकिन कौन सा महीना और कितना तारीख था ये आप लोग बताइए। ठीक है, डेट बताना है और मंथ बताना है। मंथ, ईयर तो हम बता ही दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जिसके बाद जो है भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई और उसके बाद मुगल राज्य की शुरुआत हुई? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध में ही जो है मुगल साम्राज्य की भारत में एंट्री हुई। तो सी नंबर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। और यहाँ से भी HW आप लोग को मिलता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, और जो वो डेट है उसको ट्रिपल स्टार से नोट करके रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया? कौन सा ऐसा अधिनियम बना, अंग्रेज के समय में ये अधिनियम बना था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अधिनियम ऐसा बना न्यायालय के द्वारा अंग्रेज के समय में कि बिना मुकदमा किए आप पे, बिना दोष सिद्ध किए कि आपका दोष क्या है, आपको जो है जेल में डाल दिया जाएगा या कैद कर लिया जाएगा। तो उस एक्ट को कौन सा नाम दिया गया था? रोलट एक्ट नाम दिया गया था उसको। ठीक है, और वो एक्ट कब लागू हुआ था या अंग्रेज के द्वारा कब लगाया गया था? तो 1919 ईस्वी में। और उस अधिनियम का नाम था रोलट अधिनियम या रोलट एक्ट के नाम से भी वो जाना जाता है, और इसको एक काला कानून बोला जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये शायद हम टेस्ट में भी लिए हुए हैं, पेड क्लास के बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, ये शायद हम टेस्ट क्लास में भी लिए हैं। उसके बाद जो है आपके पिछले जो जीके की वीडियो आई हुई वहाँ भी ये दिए हुए हैं। तो चलिए इनको हम HW में डाल दे रहे हैं। ठीक है, HW में इनको हम डाल दिए हैं, तो इनका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जितना भी HW का क्वेश्चन दिया जा रहा है अभी तो ऑनलाइन चैट में तो दीजिएगा ही दीजिएगा, उसके बाद जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर भी आप लोग अपना HW का आंसर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को जो है ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? चलिए आप लोग बताइए तो, आंसर कीजिए जल्दी से। हाँ, अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है अमेरिकी अध्यक्षतात्मक प्रणाली, नहीं। बी नंबर है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। हाँ, हम लोग देखे थे शुरू में ही क्वेश्चन देखे थे, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। और उसी तरह हमारे देश में भी सांसद भवन हुआ करता है, सांसद चुन करके जाता है, वो जो है प्रधानमंत्री को चुनते हैं जिसके द्वारा देश की नेतृत्व की जाती है। तो यहाँ पर बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? कोई भी क्वेश्चन में डॉट तो नहीं है ना?
जो क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बताइए कि सर इसको थोड़ा और क्लियर करके समझाते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड हुई तो हम जो है अगला वीडियो जो भी आएगा किसी भी सब्जेक्ट की हो, हम शुरू या लास्ट में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे फिर से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है इनमें से इन चारों में से कौन सा सर्वोच्च है। आप लोग आंसर कीजिए तो जल्दी से। हाँ, नहीं गलत है बाबू, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, सांसद भी नहीं होगा। चलिए आप लोग बताइए जल्दी से। संविधान होगा, ठीक है। बी नंबर जितने भी लोग कर रहे हैं, बी नंबर सही है सबका। संविधान, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो या प्रशासन व्यवस्था हो, सभी को शक्ति जो है वो संविधान के द्वारा ही मिलता है। संविधान को क्या बोला जाता है कि संविधान को अगर कोई टच किया तो उन पर जो है मुकदमा आजीवन कारावास हो जाएगा। संविधान के अनुरूप में ही रह करके सबको काम करना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, सबको संविधान के दायरा में रहकर ही काम करना होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात पूछी जा रही है। मूल कर्तव्य बोले या मौलिक कर्तव्य बोले ये एक ही है, लेकिन मौलिक अधिकार और मूल अधिकार ये दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मूल कर्तव्य पूछा जा रहा है, और मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया ये आप लोग बताइए तो कमेंट में फर्स्ट। हाँ जल्दी से बताइए। ये जो है पूर्ण सोवियत संघ से लिया गया। पूर्ण सोवियत संघ को क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूस। वो पहले के समय में सोवियत संघ कहा जाता था उनको, ठीक है। अब तो बहुत सारे देश उनमें से भी टूट गए हैं, तो अब उनका एक प्रमुख नाम रह गया है रूस, ठीक है। तो डी लोग, जो लोग ऑप्शन मार रहे हैं डी सही है सबका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। पहले जो है मूल कर्तव्य सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो ऐसा कौन सा संशोधन किया गया और किस ईस्वी में किया जिसके द्वारा जो है मूल कर्तव्य को संविधान में जो है एक अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है। जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ हाँ कीजिए। हाँ, जो लोग ये ऑप्शन कर रहे हैं सही है। 1976 ईस्वी में जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर 22 का आंसर आपका हो गया ए। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है। भूमिगत जल जो होता है उसको सिंचाई के लिए उपयोग बनाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है या कौन सा प्रक्रिया लाया जाता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पर जो है लघु सिंचाई परियोजना होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन जो लोग मार रहे हैं सही है, लघु सिंचाई परियोजना होगा। क्योंकि भूमिगत जल जो होती है वो बारिश की वजह से होती है या अत्यधिक पानी के जमाव के कारण हो जाता है, तो उनको जो है उपयोग में कैसे लाया जाए इसके लिए लघु सिंचाई परियोजना के तहत किया जाता है। मध्यम सिंचाई परियोजना हो गया नहर जो हुआ या धार वगैरह से जो पानी आती है अत्यधिक मात्रा में, उसको किस तरह से सिंचाई में प्रयोग किया जाए, वो हो गया मध्यम। और वृहद जो सबसे बड़ा हो गया कि किस क्षेत्र में कौन सी बड़ी नहर ले जाए जिसके द्वारा उस क्षेत्र की सिंचाई आसानी से हो पाएगी, ये हो गया वृहद सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो 23 का आंसर हो गया आपका ए। लघु सिंचाई परियोजना के तहत जो है भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन है।
भारत का जो सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो खनिज तेल का जो क्षेत्र है सबसे बड़ा, वो जो है आपका बम्बई अपतट क्षेत्र है। क्या है? बम्बई अपतट। तो आपका 24 का आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मंगला क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मंगला क्या है। तो मंगला जो है राजस्थान में एक तेल का कुआं है जिसका नाम मंगला है। तेल के कुआं का ही नाम मंगला रखा गया है। ठीक है, तो 25 का आंसर हो गया डी। तो फ्रेंड्स आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन जो है फिर इसी समय 8 बजे, सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। और जितने भी पुराने वीडियो है सारे को देखते रहिए बराबर, ताकि आप लोग को याद रहे सारी क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही।